जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसा एक वाद हुआ था मिनरवा मिल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, और उसमें ये कहा गया कि जो आर्टिकल 14 है वो नेचुरल जस्टिस की स्थापना करता है, प्राकृतिक न्याय की स्थापना करता है। सो दैट इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान का मूलभूत ढांचा है, इसको हम किसी भी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बदल नहीं सकते। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो तीन है। पहला विधि की, दूसरा अवसर की, और तीसरा न्याय की स्थापना करना। ठीक है, और ये नेचुरल जस्टिस पर आधारित हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 14। और इसका जो मूल उद्देश्य है वो रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन की स्थापना करना है। और विधि के शासन का अर्थ है कि न्याय कानून, हमारी जो विधि है उस तक सभी व्यक्तियों की पहुंच है वो समान होनी चाहिए। हमारे जो न्यायमूर्ति हैं पतंजलि शास्त्री साहब, वो तो ये कहते हैं कि इक्विलिटी बिफोर द लॉ जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, उसका ही एक सब थ्योरी है, सब सिद्धांत है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है दोनों, और दोनों का एक ही उद्देश्य है नेचुरल जस्टिस की स्थापना करना। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है वो हर प्रकार के जो मन मर्जी के जो विभेद हैं उनको नकारता है और उनको अनुमति नहीं देता है। लेकिन जो रीजनेबल, तर्कसंगत, युक्तियुक्त विभेद हैं उनको वर्गीकरण की अनुमति देता है। युक्तियुक्त, रीजनेबल, रीजन होना चाहिए। जैसे महिला है उसके लिए रीजन है वो महिला है, विकलांग व्यक्ति के लिए रीजन है कि उसकी परिस्थिति सही नहीं है, या सामाजिक आर्थिक या सामाजिक आर्थिक या शैक्षणिक रूप से कोई पिछड़ा व्यक्ति है उसके लिए, वो अलग अलग बातें हैं। इसके थोड़े अपवाद भी हैं। और एक छोटी सी बात मैं और आपको ये बता दूं कि ये जो वर्गीकरण आपने किया है, मान लीजिए आर्टिकल 15 में 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), तो वो ये कहता है हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन AP रोयप्पा के केस में ये हुआ कि ऐसे जो वर्गीकरण है वो स्वेच्छाचारिता पर आधारित नहीं होने चाहिए, मनमर्जी के नहीं होने चाहिए, वो इंटेलिजिबली डिफरेंशिया पर होने चाहिए, यानी वो तार्किक होने चाहिए, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो और ये भी कहा गया है कि एक व्यक्ति के आधार पर भी हम अगर कोई रीजनेबल क्लास बनाते हैं तो कोई गलत नहीं है। जाति उनके आधार पर या किसी धर्म या आधार पर क्लास नहीं बनाई जा सकती, व्यक्ति के आधार पर भी क्लास बनाई जाती है। एक व्यक्ति को वर्ग बना करके भी उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, ऐसा चिरंजी लाल बनाम भारत संघ राज्य में ऐसा हुआ 2005 में, और ये कहा एक व्यक्ति ध्यान से, एक व्यक्ति को भी एक वर्ग माना जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जाति, धर्म, लिंग, इनको नहीं। जैसे आर्टिकल 15(3) कहता है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं। 15(4) कहता है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों या SC/ST के लिए। तो यहाँ क्लास शब्द आता है। चिरंजी लाल बनाम भारत संघ में यह हुआ कि सिंगल पर्सन को भी एक क्लास, एक व्यक्ति मान करके, एक विधिक व्यक्ति मान करके उसको भी हम विशेषाधिकार उपलब्ध करा सकते हैं अगर उसके लिए सामान्य परिस्थितियां नहीं हैं तो, या उसके लिए बहुत अलग परिस्थितियां हैं, सामान्य परिस्थितियों में वो काम करने के लायक नहीं है तो। और ऐसा इरा सिंगल है, वो जो IAS में सेलेक्ट हुई उनके लिए किया भी गया। उनको पहले इंटरव्यू के लिए नेग्लेक्ट कर दिया गया था, उनको सर्विस के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गई और उन्होंने 2014 में केस लगाया और वो सफल भी हुई। वो आर्टिकल इसी के तहत सफल हुई थी, और चिरंजी लाल बनाम भारत संघ जो बात था उसी के आधार पर उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किए। हाँ, आर्टिकल 14 के कुछ अपवाद हैं, जैसे मैंने लिखाया है। अपवाद अनुच्छेद 361, यहाँ राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ अनुमतियां प्राप्त हैं। जैसे आपको पता ही है, राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में कोई कार्य करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो वो किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होते, और राज्यपाल या राष्ट्रपति हैं उनकी जो पदावधि होती है उस दौरान उसे न्यायालय में किसी प्रकार का क्रिमिनल या पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। राज्यपाल या जो राष्ट्रपति हैं उनको कारावास भी उनकी पदावधि के दौरान नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार के जो स्पेशल प्रोविज़न हैं वो भी हैं। और आर्टिकल मैं आपको बता दूं 105, 105 और 194। 105 है संसद यानी MP हमारे जो होते हैं संसद सदस्य उनके लिए, और 194 है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव यानी जो हमारे राज्य विधानमंडल के जो विधायक होते हैं उनके लिए। ये जो आपको पता ही है कि ये जो व्यक्ति होते हैं वो अगर संसद में कोई या विधानमंडल में अपनी कोई बात कहते हैं, उनके वहाँ कही गई किसी भी बात के लिए किसी मत के लिए
हम न्यायालय के अंदर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, यानी उनको विशेष उन्मुक्तियां प्राप्त हैं आर्टिकल 105 और 194 के तहत, 194 और 105 के तहत। और आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने 25वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में किया और आर्टिकल 31 गै जोड़ा, और उसमें यह भी लिखा कि अगर आर्टिकल 39B और C के तहत अगर हम कोई उनको लागू करने के लिए अगर कोई चीज़ कोई नियम बनाते हैं, विनियम बनाते हैं, तो अनुच्छेद 14 की कोई भी बात के आधार पर उसको हम रद्द नहीं किया जा सकता, रोक नहीं सकते। यानी कहने का अर्थ सीधा सा है, मौलिक जो अपने अधिकार हैं उस पर हमारे DPSP हैं उसको वरीयता दी गई। और ये भी है कि विदेशी संप्रभु कोई विदेशी नागरिक नहीं, विदेशी संप्रभु यानी वहाँ का शासक, वहाँ का एम्बेसडर, राजदूत, राजनयिक और UN की एजेंसियाँ, ये 4, यानी किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, किसी देश का एम्बेसडर राजदूत जो यहाँ है, या राजनयिक यानी जो अपने शांति दूत के रूप में आया है, या UN की कोई जो एजेंसी है, उन पर हम दीवानी और फौजदारी मुकदमे दायर नहीं कर सकते, यानी उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस प्रकार से ये हमारे अनुच्छेद 361 में राष्ट्रपति राज्यपाल, अनुच्छेद 105 194 में संसद सदस्य और विधायक, अनुच्छेद 31 गै में हमारे आर्टिकल 29B और C सब क्लोज, इनको और विदेशी संप्रभु, राजदूत, राजनयिक और UN की एजेंसियां, ये जो हैं वो आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। इनको हम विशेष दर्जा या इनके लिए विशेष नियम बना सकते हैं, या रूल ऑफ लॉ के अंडर में ये नहीं आते।